ज़ैनब क्या बात है मेरी गुड़िया, हसन ने कुछ कहा है या कोई झगड़ा हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? उसकी आवाज़ का भारीपन महसूस करते ताबिश पल में सीधा होता मुतफक्किर सा इस्तफसार करने लगा था। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं उदास हो गई हूँ सबसे, और बाबा भी बहुत याद आ रहे हैं। वो बहाना करते हुए बोली थी, मुझे आपके पास आना है भाई। ज़ैनी मेरी जान, इसमें रोने वाली क्या बात है? मेरी जान ही निकाल दी थी तुमने। मैं कल ही आ जाऊंगा अपनी गुड़िया को लेने के लिए, अब रोना नहीं है। दिल उदास था तो पहले बताती, मैं आज ही निकल रहा था। अब रोने की ज़रूरत नहीं, मैं कल खुद लेने आ जाऊंगा। वो प्यार से पुचकारते गहरा सांस खारिज करता कुर्सी से अपनी पुश्त टिका गया था। ज़ैनब के भीगे लहजे ने उसे एक पल के लिए डरा के रख दिया था। वो जानता था उसकी बहन निम्रा की वजह से उससे मिलने नहीं आती, और अब इरादा कर चुका था अगर निम्रा ने इस बार कोई गलत हरकत की तो वो कोई बड़ा कदम उठा लेगा। वो मजीद खुद को अपनी और अपनी बहन को तकलीफ नहीं दे सकता था। आज फिर वो बाबा जी के पास बैठा था, लेकिन उस दिन के आबान में और आज के आबान चौधरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आज जो आबान चौधरी उनके सामने बैठा था वो गुजरे 7 साल पहले वाला आबान था। उनके करीब बैठे वो उन्हें मुस्तफ़ा से हुई बातें बता रहा था और मुस्कुरा रहा था, और उसकी मुस्कुराहट देख बाबा जी के दिल से दुआ निकली थी कि वो हमेशा मुस्कुराता रहे। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी, दिल छू जाने वाली। एक अरसा गुजारा था उस शख्स ने अकेले, अजियत, तकलीफ और पछतावे की जद में। बेशक अल्लाह पाक इंसान को आजमाइश में डालकर उसे अपने नज़दीक करता है, और रब ने उसे चुन लिया था। वो अपनी आजमाइश में सुरखरू ठहरा था। आगे उसके लिए बेशक अच्छा वक्त था। वो आज ना भी लफ्ज़ों से अपनी खुशी बयान करता तो सब जान जाते, क्योंकि उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी, उसका दिल खुश था, उसकी रूह पुरसुकून थी। अब तो उसकी आदत बन चुकी थी कि वो नमाज के बाद मस्जिद में बैठा बाबा जी के पास उनसे अपने दिल की बातें करता, उन्हें अपने दिल का हाल सुनाता। जाने क्यों एक अरसे के बाद उनसे बात करके उसका दिल पुरसुकून हो गया था। वो रब के हुजूर हाजिर होता, रोज़ उससे मदद तलब करता था, उससे अपने किए गए फेल की माफ़ी मांगता, उसका शुक्र अदा करता। खुश रहो मेरे बच्चे, अल्लाह पाक तुम्हें सुकून अता फरमाए, तुम्हें नेक शरीकी हयात दे जो तुम्हारे लिए सुकून का बायस बने। वो दुआएं देते उठे थे, लेकिन उनकी आखिरी बात पर आबान खामोश हो गया था। उसने तो मिजना के जाने के बाद कभी किसी की जानिब नज़र भर कर ना देखा। नूरुलैन से उसे सिर्फ हमदर्दी थी, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसे धोखा दिया गया। लेकिन खैर, खुदा ने किस्मत में लिखा ही ऐसा था। लेकिन मज़ीद वो अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करने का सोच भी नहीं सकता था। बाबा जी, मुझे समझ नहीं आ रही मैं नूरुलैन के लिए क्या फ़ैसला करूं। एक ये सोच भी थी कि वो वाहिद सहारा था उनका, अगर वो पीछे हट गया, मुंह मोड़ लिया उनसे, तो वो दोनों कहाँ जाएंगी। बस अब एक बात का खटका था दिल में, नूरुलैन के बारे में वो क्या फ़ैसला करे। उसे छोड़ भी नहीं सकता था और साथ भी नहीं रख सकता था। कभी लगता था सबसे हकीकत छुपाकर गुनाह कर रहा है, और कभी वक्त और हालात को देखकर उसे यही ठीक लगता, बेटा तुम बैठकर उससे बात करो, देखो वो क्या कहती है, और फिर कोई फैसला करना। वो समझाते हुए उसका हाथ थामे आहिस्तगी से चलने लगे। आबान का दिल सुबह ही हवेली जाने को था। वो जल्द अज जल्द नूरुलैन से बात करना चाहता था। ये सोच भी थी कि आखिर कब तक वो ऐसे ही बैठी रहेगी उसके नाम। निम्रा की आँख खुली तो हरम सो रही थी। वक्त देखा तो 11 बज रहे थे। सबसे पहले उठते वो फ्रेश होने गई। वॉशरूम से निकलने के बाद वो हरम के करीब आते उसे प्यार से उठाया और वॉशरूम में ले जाकर फेस वॉश करवाया था। बाहर लाकर उसे बेड पर बिठाया। उसके ड्रेस तो उसे मालूम ही नहीं थे कहाँ रखे हैं। इंटरकॉम पर मुलाजमा को रूम में बुलाया और उसके ड्रेस का पूछा। हरम का रूम उनके रूम के बिल्कुल साथ था। ताबिश ने अपनी बेटी के लिए कमरा बहुत अच्छा डेकोर करवाया था। पिंक और स्काई इम्तिजाज का डेकोरेटेड ये रूम बहुत खूबसूरत था। छोटा सा वुड का बना बेड बहुत प्यारा था। मुलाजमा से उसकी दिन भर की रूटीन पूछती, वो उसका हैंग हुआ एक ड्रेस लेती अपने कमरे में चली गई।
हरम को रेडी करके अब उसका रुख किचन की जानिब था। मुलाजमा को नाश्ते का कहती वो हरम के साथ बातें करने लगी थी। नाश्ता करने के बाद हरम अपने टॉयज़ के साथ खेलने लगी और किचन में जाते उसने मेड को आज का मेन्यू बताया था और ख़ुद भी उसके साथ काम करने लगी थी। 2 घंटे लगा के उसने ताबिश की फेवरेट बिरयानी और दम कीमा बनाया। मुलाजमा को किचन समेटने का कहती वो फ्रेश होने अपने रूम में चली गई थी। काफ़ी वक्त के बाद उसने ये सब किया था। बेशक ज़्यादा काम मुलाजमा का था, लेकिन फिर भी वो उसको मनाने की खातिर काम कर रही थी। यही बहुत था। फ्रेश सी ब्लैक लॉन्ग शर्ट और प्लाजो में वो निखरी निखरी सी बाहर निकली। ड्रेसिंग के सामने खड़े होते अपने बाल ड्राई किए और हल्का सा पिंक ग्लोव लगाती शिफॉन का दुपट्टा कंधे पर एक जानिब रखती वो कमरे से बाहर निकली थी। एक नज़र हरम पर डाली जो बैठी खेल रही थी। करीब बढ़ा अपना फ़ोन पकड़ा। लातादार मिस कॉल और मैसेजेस थे। डॉली के मैसेजेस भी थे। उसके माथे पर बल नुमाया हुए उसने फ़ोन पटक कर टेबल पर रखा और हरम को अपने करीब बुलाया। यहाँ आओ मम्मा की जानू, आओ कार्टून देखते हैं। उसे साथ लिए वो बड़े से हाल में गोद में हरम को लिए बैठी एलईडी पर नज़रें जमाए हुए थी। हरम अपनी मोटी मोटी आंखों को घुमाते कभी उसकी जानिब देखती तो कभी स्क्रीन की। उसकी ये हरकत निम्रा को बहुत प्यारी लगी थी। उसने बेइख्तियार उसके दोनों गाल छुए। मेरी जान। शोना बच्चा, भूख लगी है। हरम क्यूट सा मुंह बनाती सर हिला गई थी। अच्छा, मैं अभी अपनी जान के लिए कुछ लाने का कहती हूँ। उसने मुलाजमा को फ्राइज़ लाने और अपने लिए चाय लाने का कहा था। हरम के साथ वो मसरूफ़ थी। सारा दिन आज उसने हरम के साथ गुजारा था। उसकी ज़िंदगी का आज सबसे खूबसूरत दिन था। वो अपनी बच्ची के एहसास उसके लम्ब से कितने अरसे तक महरूम रही थी। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी ज़िद और अना में वो अपनी बेटी को बिल्कुल भूल गई थी। हरम थक कर सो चुकी थी और निम्रा अपने फ़ोन के साथ मसरूफ़ हो गई और कब से बैठी बेचैनी से ताबिश के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे लाउंज में दाखिल होता देख निम्रा ने फ़ौरन उठते उसके करीब आते उसके हाथ से ऑफिस बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। ग्रे 2 पीस में वो उसे बहुत प्यारा लगा था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ताबिश ने स्पार्ट से अंदाज से कहा और अपने रूम की जानिब चला गया। पीछे निम्रा के हाथ हवा में ही मुअल्लिक रह गए थे। आंखों से आंसू ज़ारो कतार बहने लगे। ताबिश को खुद भी उसको यूं झटकना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो इतनी जल्दी नरम नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए खामोशी से अपने रूम में चला गया। रूम में दाखिल होते उसकी नज़र सामने सोई हरम पर पड़ी, जो सोई हुई और भी मासूम लग रही थी। मेरी जान, मेरी प्रिंसेस। ताबिश ने उसके माथे पर लब रखे और उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर उन पर बारी बारी प्यार किया। उसे कसमसाता देख वो जल्दी से उससे दूर हुआ था और चेंज करने चला गया। निम्रा अपने आंसू साफ करती रूम में दाखिल हुई तो हरम बैठी होंठ बाहर को निकाले आंखें मल रही थी। मेरी जान उठ गई। हरम के करीब आते उसे उठाते मोहब्बत से कहती उसे प्यार करने लगी थी। ताबिश बाहर आया तो हरम को निम्रा की गोद में देखकर उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन जाहिर नहीं किया। खाना लग गया है, आप आ जाएं बाहर, उसे कहती वो हरम को उठाए बाहर निकल गई थी। ताबिश को इनकार करना बुरा लगा, इसीलिए खामोशी से आकर डाइनिंग पर बैठ गया था। एक नज़र हरम को देखा जो मज़े से माँ की गोद में बैठी आज उसे भूल गई थी। ताबिश को आदत हो चुकी थी उसकी। उसे गोद में बिठाकर वो खुद भी खाना खिलाता और साथ साथ खुद भी खाता, लेकिन आज वो मुकम्मल तौर पर उसे नज़रअंदाज किए निम्रा के हाथ से मज़े से खा रही थी। ताबिश ने कीना तो उस निगाहों से दोनों को देखा और खामोशी से खाने से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। टेबल पर मौजूद उसका पसंदीदा खाना देखकर वो समझ चुका था कि ये निम्रा ने ही बनवाया होगा, लेकिन रोज़ की निस्बत खाने का जायका आज मुख्तलिफ था। उसने सैर होकर खाया। निम्रा उसकी जानिब देखती रही कि वो कुछ बोलेगा, तारीफ़ करेगा, लेकिन ताबिश बिल्कुल खामोश रहा और हरम को उसे लेकर रूम में चला गया। उसकी खामोशी और सर्द रवैया देख के निम्रा का दिल उदास हुआ था। वो पलकों को चिपकती आंसू रोकने की सही करने लगी। मुलाजमा को काफ़ी का कहते वो ट्रे थामे अंदर दाखिल हुई थी और वो काउच पर बैठा हरम को सीने पर बिठाए खेल रहा था। कॉफ़ी उसके करीब रखते कप उसकी जानिब बढ़ाया। रख तो वो तंदीर से कहता हरम की जानिब मुतवज्जे हो गया।
ताबिश प्लीज़ ऐसे तो ना करें, मैं कल से आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो रोहान सी होती उसकी बेरुखी से दिल बर्दाश्ता होती कहती अपना हाथ उसके बाजू पर रखे बोली, किस चीज़ की माफ़ी, तुम कभी गलत नहीं थी, गलत तो मैं था जो तुम जैसी लड़की से शादी की। वो खुदरे लहजे में बोला तो निम्रा उसकी सख्त आवाज़ से सहम गई, आंखों में पानी जमा होने लगा। तो क्या वो इसे छोड़ देगा? सबसे पहला ख्याल उसके जहन में जो आया वो बुत बनी वहीं बैठी रह गई। ताबिश हरम को उठाए उसके करीब से उठकर जा चुका था, लेकिन निम्रा पर जैसे सख्ता तारी हो गया। उसके अंदाज से उसका दिल मारे खौफ के पत्ते की माने लरजने लगा था। वो ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में महव था। आज एक अहम डीलिंग थी, इस वजह से उसे ऑफिस आना पड़ा, वरना वो आज जल्द ही ज़ैनब के पास पहुंचना चाहता था। उसे ज़ैनब को लेने इस्लामाबाद जाना था। पहले उसका दिल किया कि बाय एयर चला जाए, लेकिन ज़ैनब का खौफ याद आते एक गहरी मुस्कुराहट ने चेहरे पर गिरा डाला। मीटिंग अटेंड करने के बाद वो अपने पीए को सब समझाकर जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगा दोबारा, अगर ज़्यादा ज़रूरी कोई बात हुई तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, और हाँ हमाद को भी बता दीजिएगा। उसे समझाने वाले अंदाज में कहता वो आंखों पर गॉगल्स लगाते अपनी सेहरखेज पर्सनैलिटी के साथ उसके करीब से गुजरता, भारी कदम उठाता बाहर की जानिब बढ़ गया था। उसे जल्द से जल्द अपनी बहन से मिलना था। निम्रा आज हरम को लिए शॉपिंग पर गई थी। वहाँ ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद वो और हरम मॉल के ही रेस्टोरेंट एरिया में गए। वहाँ से रिफ्रेशमेंट के बाद उसका इरादा आज ताबिश के ऑफिस जाने का था। हरम भी बार बार बाबा बोल रही थी और वो कुछ खुद भी उसे देखना चाहती थी, इसलिए ड्राइवर को ताबिश के ऑफिस जाने का कहती वो हरम को लिए बैक सीट पर बैठ गई। उसके ऑफिस के सामने गाड़ी रुकते देख गार्ड भागता हुआ करीब आया और मुअद्दब अंदाज में दरवाज़ा खोलकर एक जानिब सर झुकाकर खड़ा हो गया था। वो हरम को उठाए गाड़ी से बाहर निकलती अंदर की जानिब बढ़ी। उसे कौन नहीं जानता था, मारूफ बिजनेसमैन ताबिश मलिक की बीवी थी वो। सब खड़े होकर अदब से सलाम करने लगे थे। वो सर हिलाते हुए ताबिश की कैबिन की जानिब बढ़ी। ग्लास डोर धकेलने से पहले ही कब से आती आवाज़ पर उसने पलटकर मुकाबिल को देखा था। हेलो मैम, सर अपने कैबिन में नहीं है। ताबिश की पीए ने मुस्कुराते हुए उसकी गैर मौजूदगी का बताया। आप कौन हैं? निम्रा के माथे पर बल नुमाया हुए, मैम मैं सर की पीए हूँ, सर मुझे इन्फॉर्म करके गए हैं। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी काम है तो आप मुझे बता दें, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगी। वो लड़की अपने लंबे तराशीदा नाखनों से माथे पर बिखरे अपने सुर्ख दाई हुए बाल पीछे की जानिब करती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली। ब्लैक जीन्स और वाइट टॉप पहने वो अपने सुर्ख बालों को खुला छोड़े होंठों को सुर्ख रंग में रंगे निम्रा को वो लड़की इंतहाई जहर लगी थी। दिल किया कि उसे इसी वक्त ऑफिस से निकाल बाहर करे, लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा करते वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए गोया हुई। जहाँ तक मैं जानती हूँ पहले तो कमल थी ताबिश की पीए। उसने अबरूज का सर्द स्पाट लहजे में इस्तफसार किया। मुकाबिल उसकी बात और अंदाज से ठिठकती हुई बोली, यस मैम, उनकी फैमिली शिफ्ट कर गई है यहाँ से, इसलिए वो छोड़ चुकी हैं जॉब। कब से ज्वाइन किया है आपने? उसने सुन होते दिमाग से उसकी जानिब देखते अपने लहजे को नॉर्मल करते पूछा था। 6 मंथ हो गए हैं। उसकी बात पर वो मज़ीद सुलग गई। इसकी बात सुनकर निम्रा का दिल सुकड़ा था। इसीलिए तो मुझसे बात नहीं करते, अपनी दिल लगी का सामान जो मुयस्सर है जहाँ। वो पल में बदगुमान हुई थी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भूल गया है, सुबह बता कर गए थे, लेकिन मुझे याद नहीं रहा उसके कहे गए आम से अल्फाज उसे अपने दिल में खंजर की मानिक चुभते हुए महसूस हुए। मुकाबिल लड़की उलझी सी उसे देख रही थी। तो क्या वो ताबिश मलिक की बीवी थी? उसने उसके बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में अपनी कोलीग से बहुत सुना था। वो 10 मिस कॉल ताबिश की। अपना फ़ोन बैग से निकालती वो सर पर हाथ मारती बोली, परेशान हो रहे होंगे हमारे बगैर, उनका ज़रा दिल भी नहीं लगता ना। हरम को उठाए वो मोहब्बत से उसकी जानिब देखती बोली, हरम बाबा यहाँ नहीं है मेरी जान, आओ हम घर चलें। हरम को गोद में लेती वो उसकी ज़ात की मुकम्मल नफ़ी करते जानबूझकर मुकाबिल को सुनाने के लिए कहती हुई कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। लेकिन जाने क्या हुआ कि झटके से पलटकर वो करीब आती मिस उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी थी। मैम नरमीन, वो आगे को होती नरमी से अपना नाम लेती उसकी जानिब देखने लगी थी। मिस नरमीन, आप ऑफिस आती हैं ना किसी फैशन शो में, तो काइंडली अपनी ड्रेसिंग ठीक करके आए।
मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड के सामने कोई लड़की इस तरह के लिबास में जाए। कल से आप इस ड्रेसिंग में यहाँ नहीं आएंगे और अगर आपको कोई एतराज़ है, आप खुद को नहीं बदल सकती, तो कल से जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं। वो उसकी जानिब देखती, सर्द बर्फीले लहजे में उसे कहती, मुड़ती हुई अपने गुलाबी लब भींच के मजबूत कदम उठाते बाहर निकल गई थी। जबकि हमारे आंखें सुर्खी मायल हो गई थी। वो अपने कमरे में बैठी एक जगह पर ही नजरें जमाए बैठी हुई थी, लेकिन सोच के ज़ाविये कहीं और टिके हुए थे। वो अपने आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। कमरे में होते खटके से भी वो अपनी सोच से ना निकली। हसन ने उसकी नज़रों की सिमत देखा, जाने वो क्या देख रही थी, लेकिन देखने में सदा की बीमार लग रही थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के जर्द रंगत और नाजुक सा सरापा। उसने कदम उसकी जानिब बढ़ाए थे। ज़ैनब उसके हाथ अपने हाथों में लेता उसने मोहब्बत से उसका नाम पुकारा। ज़ैनब ने खाली खाली नज़रों से उसके चेहरे की जानिब देखा। ज़ैनब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आखिरी बार यार, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, बस एक बार माफ़ी दे दो। उसने नरम लहजे में शर्मिंदगी से उसके सामने सर झुकाते कहा तो ज़ैनब ने उसकी गिरफ्त से अपना हाथ खींच लिया। तो मैं क्या करूं तुम्हारे पछतावे का? हाँ मुझे बताओ, क्या मेरे बच्चे को वापस ला सकते हो तुम? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी औलाद खो दी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। अजियत और तकलीफ से वो चीखी थी। तुम भुगतोगे, देखना तुम एक जालिम शख्स हो हसन। तुम कभी मेरा दुख नहीं समझ सकते। खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी नहीं। वो कदम उठाती रोती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। हसन सर पकड़े वहीं बैठ गया। दरवाजे पर खटके की आवाज़ पर उसने इजाज़त दी तो मुलाजमा सर झुकाए हुए बोली, साहिब जी, बेगम साहिबा के भाई आए हैं नीचे, उन्हें बुला रहे हैं। हसन के तो हवास तलब होने लगे थे। तुम जाओ, मैं आता हूँ, वो मुश्किल कहते उसने गहरा सांस लिया और ज़ैनब के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। ये सोच उसका दिमाग सुन करने लगी कि अगर ज़ैनब ने कुछ ताबिश को बता दिया तो हसन को यकदम ज़ैनब पर शदीद पेश आया था। कितनी बार तो वो माफ़ी मांग चुका था, लेकिन ये लड़की वो ड्रेस चेंज करके बाहर आई तो हसन ने उठते उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेते झटके से उसका रुख अपनी जानिब किया था। ज़ैनब, मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ यार, फिर तुमने क्यों ताबिश को बुला लिया है? क्यों तुम हमारी पर्सनल्स में अपने भाई को घसीट रही हो? उसने बेबस सी निगाह उसके चेहरे पर डाली। ज़ैनब ने उससे अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन हसन की गिरफ्त उसके बाजू पर मज़ीद सख्त हो गई थी। हसन, मैं कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़े, नहीं तो मैं अभी चीख चीख कर अपने भाई को बुला लूँगी। ज़ैनब ने सुलगते लहजे में कहते अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा। ज़ैनब प्लीज़ एक बार। ज़ैनब ने एक कांटदार निगाह उसके चेहरे पर डाली थी। आखिरी बार। क्या वाकई ही? उसने उसकी बात का तमस्कर उड़ाते कहा। नहीं हसन, बिल्कुल नहीं, हर बार नहीं। मैं रोज़ रोज़ ये ज़िल्लत, ये मार बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी भी इज़्ज़त नफ्स है। सिर्फ आपकी मोहब्बत की खातिर मैं खामोश रही। आपकी बदतमीज़ी, आपका सख्त रवैया, यहाँ तक कि आपका मुझ पर हाथ उठाना भी बर्दाश्त कर गई, लेकिन अब और नहीं। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसकी मौजूदगी मुझे मज़ीद खौफ में मुब्तला करे। शौहर तो बीवी की इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ होता है, उसकी जानिब उठती एक नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप किस तरह के शौहर हैं जो दूसरे मर्द की गलीज़ नज़रें मुझ पर टिके देख कर भी खामोश रहे, जो ख़ुद मुझे इन गलीज़ हवस भरी नज़रों में भेजना चाहते थे और इनकार पर मेरी तज़लील की गई, मुझे मारा गया, पीटा गया कि शौहर के आगे से ज़बान चलाती हूँ। ज़ैनब ने रोते हुए आज उस शख्स को आईना दिखाया था, उसकी ज़ात में मौजूद नुक्स को बयान किया था। वो उससे अपना हाथ खींचकर दोबारा कबर्ड की जानिब गई और अपना पैक शुदा बैग निकाला। तुम्हें एक बार क्यों समझ नहीं आ रही मेरी? मैं पागल हो रहा हूँ यार, कितनी बार तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ, यकीन दिला रहा हूँ कभी ऐसा नहीं करूँगा, एक चांस तो दो मुझे। वो ज़ब्त से उसके सामने हाथ जोड़ गया था। एक पल के लिए ज़ैनब का दिल नरम पड़ा था, लेकिन वो खुद को मजबूत करती जी खड़ा करके आगे बढ़ने लगी। ज़ैनब, हसन ने उसका बाजू पकड़ा था। ज़ैनब ने पलट कर उसकी जानिब देखा और अपने बाजू से उसका हाथ हटाया। हसन, औरत को मर्द की दौलत की नहीं बल्कि उसकी इज़्ज़त की चाह होती है, और जहाँ उसको ये ना मुयस्सर हो वहाँ रहना बेकार है।
मुझ पर हुए जुल्म तो मैंने बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अपनी औलाद को मारने की माफ़ी मैं आपको कभी नहीं दूंगी। मैं इतनी आला ज़र्फ़ नहीं हूँ कि एक बार दोबारा आप पर भरोसा कर सकूँ, इसलिए जा रही हूँ हमेशा के लिए। आप समझ ही ना सके, औरत को सिर्फ मर्द की मोहब्बत की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी तो इन आसाइशों के बगैर भी गुजर सकती है, कहती वो उससे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई थी। पीछे हसन अजियत में मुब्तला होता अपने बाल नोचता पागल होने को था। उसका सारा प्लान ख़राब हो रहा था। आबान हवेली पहुंचा तो फजर स्कूल गई हुई थी। सबसे मिलता वो नूरुलैन के कमरे की जानिब रुख कर गया। दरवाजे के करीब खड़ा होता वो मुस्तरिब सा शशोपंज में मुब्तला होता बाहर खड़ा था, लेकिन खुद में हिम्मत मुजतमा करते दरवाज़ा नॉक करता हुआ वो खोल कर अंदर दाखिल हुआ। नूरुलैन तो उसे सामने खड़ा देखकर हैरत में मुब्तला हो गई कि आज कैसे खुद चलकर उसके कमरे तक आया है। दिमाग सुन होने लगा था, दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। अब क्या फ़ैसले सुनाने आया है वो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अपनी तेज़ होती धड़कन और कांपते हुए लहजे पर काबू पाते वो बोली थी। आबान उसके सामने कुर्सी घसीट कर उस पर बैठ गया और संजीदगी से सलाम का जवाब देता खामोश हो गया। नूरुलैन ने उसकी जानिब देखा जो इस वक्त चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती लिए उसके सामने आज जाने किस मकसद से बैठा था। कुछ लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद वो गहरा सांस खारिज करता उससे मुखातिब हुआ। देखो नूरुलैन, आज मेरा यहाँ आने का मकसद तुमसे ज़रूरी बात करना था। मैं नहीं चाहता कि तुम मज़ीद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ भुलाने की, तुम्हारा गुनाह, तुम्हारा धोखा, लेकिन इस सब के बावजूद मैं कभी तुम्हें अपने भाई की मौत की माफ़ी नहीं दे सकता। मैं इतना ज़र्फ़ नहीं रखता कि अपने भाई के कातिल के साथ एक खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार सकूं। तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा ज़र्फ़ नहीं। तुम मेरी कज़न हो, मेरी बीवी हो, मेरी ज़िम्मेदारी हो, लेकिन कब तक तुम मेरे नाम पर बैठी रहोगी, क्योंकि मैं चाह कर भी कभी तुम्हारी जानिब नहीं लौट सकता। उसने अपनी बात जारी रखते एक नज़र नूरुलैन के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर डाली थी। नूरुलैन का दिल उसकी बात पर सूखे पत्ते की तरह लरज़ने लगा था। उसकी बातें उसके दिल पर गहरा वार कर रही थी। उसका दिल इसकी बातें से धक सा रह गया। नूरुलैन को लगा जैसे सब ख़त्म हो रहा है। वो बचपन की मोहब्बत था उसकी, और मोहब्बत से दस्तबरदारी कैसे हो सकती थी। उसे आज मिजना की तकलीफ़ का सही मायनों में अंदाज़ा हो रहा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब फैसला कर लिया जाए, वो सर्द लहजे में उसकी जानिब देखता बोला। मैं मज़ीद अपनी और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, और ये भी नहीं चाहता कि सारी ज़िंदगी तुम मेरे नाम पर बैठी रहो। मैं अपने माँ बाप पर मज़ीद कोई इंकशाफ करके उन्हें मज़ीद दुख नहीं देना चाहता, लेकिन अपने भाई के मुजरिमों के साथ हंसी खुशी भी नहीं रह सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें आज़ाद कर दूँ। आप लोगों को मैं यहाँ से जाने का नहीं कहूँगा। इस हवेली पर जितना हक मेरा है उतना ही आप दोनों का भी है। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो चची के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो संजीदगी से बगौर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेता बोल रहा था, और नूरुलैन को उसका कहा हर लफ्ज़ अपनी समातों में पिघलता हुआ सीसा डलता महसूस हो रहा था। दिल किया उसके होंठों पर हाथ रख दे, बाखुदा खामोश हो जाओ, मत बनो इतने शफाक। लेकिन कैसे कहती, खुद भी तो ये सब कर चुकी थी। वो भी तो ऐसे ही शफाक बनी थी। अब वो बना तो फिर गिला कैसा। तलाक के बाद तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। किसी भी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम मुझे बता सकती हो जो तुम्हारा फ़ैसला हो। अपनी बात मुकम्मल करता उसकी जानिब देखने लगा कि वो कुछ बोले। नूरुलैन ने एक शिकवा कुना नज़र उसकी जानिब डाली। अल्फाज तो जैसे लबों पर आने से इनकारी थे। दिल लगता था अभी बंद हो जाएगा। वो बेड से उठती धीमे से कदम उठाए उसके करीब आई थी। उसके पाँव के करीब बैठते उसके घुटनों पर हाथ जमाए। आबान उसके इस अमल पर खामोशी इख्तियार किए सख्ती से लब दबाते उसको देख रहा था। वो निढाल सी उसके कदमों में बैठ गई थी। मैं जानती हूँ मेरा गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है, और मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी भी नहीं। बार बार आपके सामने हाथ फैलाकर मैं आपकी दिल आज़ारी का सबब नहीं बनना चाहती। मैं इसी की मुस्तहिक हूँ। मैंने अपने शौहर को कत्ल करवाया, उसने भीगे लहजे में कहा। आबान ने ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींच ली थी। मैंने मिजना को आपसे दूर किया, मैंने आपको धोखा दिया, मैंने बहुत से गुनाह किए जिसकी मुझे सज़ा भी मिली। मेरी औलाद मर गई, मैं अपाहज हो गई, मेरी माँ पागल हो गई,
और आप मुझे छोड़ गए, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये सब मैंने क्यों और किसके लिए किया? वो अज़ियत से उसे देखती बोली थी। एक लफ्ज़ मोहब्बत, मुझे इसी ने बर्बाद कर दिया। मैं मानती हूँ मेरी माँ की आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन खुदारा मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे कभी दौलत की चाह ना थी। मैं मोहब्बत में हर हद पार कर गई और देखो आज खाली हाथ आपके सामने बैठी हूँ। उसकी आंखों में वाज़ेह तड़प थी जो उससे छुपी ना रह सकी। आप जानते हैं बचपन से आप मेरे आइडियल रहे हैं। मैं 8वीं क्लास से आपको चुपके चुपके से देखती रहती। पहले पहल मैं जानती नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी मोहब्बत का एहसास मुझे हुआ। लेकिन तब तक आप चले गए बाहर पढ़ाई के लिए। मेरी मोहब्बत मेरी दीवानगी में बदलने लगी थी। मुझे हर पल आपके आने का इंतज़ार रहने लगा था, लेकिन हुआ क्या? मेरी मर्ज़ी पूछे बगैर मुझे आहल से ब्याह दिया गया। किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। मेरी ज़ात को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। अम्मी को सिर्फ अपनी दौलत की भूख थी, इसलिए वो मेरी शादी आपसे करवाना चाहती थी। लेकिन मेरा क्या, मैंने बहुत कोशिश की आहल के साथ ज़िंदगी गुजारने की। वो एक अच्छा शरीके हयात था, उसने मुझे बहुत मोहब्बत दी, लेकिन वो आबान चौधरी नहीं था। और फिर आप वापस आ गए। मैं आहल में आपको तलाशने लगी और वहाँ से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। मैं अपनी मोहब्बत और चाह में पागल सी होने लगी थी। अच्छे बुरे की समझ ख़त्म हो गई और मैं बद से बदतरीन बन गई। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन गुनाह के लिए उठाया गया एक कदम आपको बर्बाद कर देता है और बाकी कदम खुद ब खुद उठने लगते हैं। और मैं गुमराही की जानिब गामज़न होने लगी थी। मुझे मेरी मोहब्बत का पाके भी नहीं मिल सकी। हर तरीका आजमाने के बाद भी मैं खाली हाथ रह गई। ये मेरे गुनाहों की सज़ा है जो मुझे मिली। लेकिन गले में आंसुओं का फंदा अटक गया था। उसकी आंखें भीग रही थी। अश्क गवाह थे कि वो झूठ नहीं बोल रही। अपनी तमाम गलतियों गुनाहों के बावजूद मैं आपसे सिर्फ आखिरी ख्वाहिश करना चाहती हूँ। इसके बाद कभी कुछ नहीं कहूँगी। उसके पाँव पर अपने कांपते हाथ रखते हुए वो बोली थी। जारी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।